सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो मैंने आपको 3 समीकरण बताया, जो गति के 3 समीकरण हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं पहले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ कि मान लो एक ऐसे गाड़ी है, ठीक है, वो चल रही है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, ये इसकी वेग है। उसके बाद इसने क्या किया, ब्रेक लगाया। इसने क्या किया, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ, मंदन आया। मंदन, मंदन मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन आया। और रिटार्डेशन कितना आया, तो रिटार्डेशन जो आया वो है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो आपको बताना है कि ये जो गाड़ी है ये कितने दूर जाके रुकेगी, कितने दूर जाकर ये रुक जाएगी, ठीक है ना, रुक जाएगी। रुकेगी कितने दूर जाकर। तो रुकने का मतलब क्या होता है, उसका जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा, ठीक है ना, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो आपको बताना है ये दूरी क्या होगी, रुकने की दूरी क्या होगी, ठीक है ना, रुकने की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, अब इसको कैसे करें देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या है, 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। लेकिन जो रिटार्डेशन है, जब ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन की दिशा वेग के विपरीत दिशा में होती है, तो उसको माइनस करके लिखोगे। कितना लिखोगे, तो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो पहले तो इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना होगा, 5/18 से गुना कर दो। तो 5/18 से जब गुना करोगे तो 18 एक बार में 18 दूना 36, फिर 72 हो गया, तो 2.4 को 5 से गुना करो तो क्या आ जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। 120 आएगा, तो एक दशमलव जो है वो हट जाएगा। अच्छा, अंतिम वेग क्या होना है, 0। तो आपको ज्ञात क्या करना है, विस्थापन। तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, यहाँ पे सूत्र लगाना है v² बराबर u² प्लस 2as, यह लगाना है, ठीक है। अच्छा, तो फाइनल हो गया 0। प्रारंभिक वेग क्या है, 12 का स्क्वायर। अब उसके बाद मंदन है, तो माइनस कितना हो गया, 6, और ये क्या है, s। तो इसको बाहर इधर ले आओ, तो ये क्या बन गया, 12s बराबर 12 का स्क्वायर। तो एक 12 और 12 कट गया, तो s बराबर 12 मीटर। तो 12 मीटर की दूरी तय करेगा रुकने से पहले, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल ऐसा है कि एक फिर से कार ले लो, कोई वस्तु ले लो, जो भी सही लगे, ठीक है। ये t बराबर 0 से चलना शुरू करता है, और t बराबर 4 पर, t बराबर 4 सेकंड पर जो दूरी है वो दूरी है 56 मीटर, ठीक है। और जो वेग है, वो वेग है 18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद इसका जो वेग है वो हो जाता है 18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये जो दूरी है, ये दूरी 56 मीटर आ रही है, ठीक है। 4 सेकंड के बाद 56 मीटर आता है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि सबसे पहले त्वरण क्या है, ठीक है। त्वरण ज्ञात करें, ठीक है, त्वरण ज्ञात करें।
चलो एक और सवाल पूछ लेता हूँ। इसकी प्रारंभिक वेग ज्ञात कर। ठीक है, मतलब कितने से ये चल रहा था, इसका मतलब वो 0 से नहीं चल रहा है। समय बराबर 0 का मतलब है शुरुआत करना, और शुरुआती वेग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 56 मीटर दूरी है, समय लगा है 4 सेकंड, और उस समय उसकी वेग हो गई है 18 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए त्वरण क्या है और इसकी प्रारंभिक वेग क्या है। तो इसको करने के लिए आपको 2 समीकरण इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको त्वरण नहीं पता और प्रारंभिक वेग आपको अगर निकालना है तो त्वरण के बिना कुछ नहीं कर सकते आप। तो त्वरण निकालना है लेकिन प्रारंभिक वेग नहीं पता, समय पता है, ये सब कुछ पता है, तो 2 समीकरण आपको लगाना ही पड़ेगा। तो v बराबर u प्लस 80, एक ये समीकरण है। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या लगाओगे, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, v 18, u नहीं पता, a नहीं पता, t कितना है 4। ठीक है, s क्या है 56 मीटर, s 56 मीटर है। ठीक है, u क्या है नहीं पता, t उस समय 4 सेकंड खर्च हुआ है ना, तो 4u प्लस हाफ a नहीं पता, a निकालना है आपको, और समय 4 का स्क्वायर 4। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ये 2 से कट गया, उसके बाद इसको 4 से काट लो, 4 4 4, तो 14 हो गया। तो आपके लिए समीकरण क्या आ गया, 14u प्लस 2a, ये दोनों हो गए। ठीक है, तो ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, अब आपको u निकालना है, a निकालना है, जो निकालना है आप निकाल लीजिए, यहाँ से घटा लो ऐसे। ठीक है, तो 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, ये दोनों खत्म, ये 18 में 14 गया तो 4, तो a बराबर 4/2, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान यहाँ रख दो तो u निकल आएगा। v का मान क्या है 18 बराबर u प्लस 4a, 2 इंटू 4 8, तो माइनस कर दो, तो 18 में से 8 गया तो u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, तो ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल है वो एक थ्योरी भी है, उसको आपको एक थ्योरी की तरह याद भी रखना है। ठीक है, क्या है अगला सवाल, देखिए ध्यान से, कि मान लीजिए एक वस्तु है जो x बराबर 0 और t बराबर 0 पर u वेग से चल रहा है। ठीक है, u वेग से। ठीक है, अब जब यहाँ पर x बराबर s हो गया और t बराबर t हो गया, तब इसका जो वेग है वो वेग हो गया v। क्या हो गया, वो v हो गया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है। कहाँ पर ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है, वेग vm मतलब मिड पे ज्ञात करें जब नंबर 1, जब क्या है, जब बीचों बीच में हो आप। ठीक है, पूरी दूरी की आधा दूरी तय की गई है, तब आपको वेग ज्ञात करना है। और दूसरा सवाल क्या है, जब पूरे समय का आधा समय आपने खर्च किया है, t बराबर t/2। जब समय आधा हुआ है तब वेग क्या है, जब दूरी आधी हुई है तब वेग क्या है, अगर आपको शुरुआत और अंतिम वेग पता है तो। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए इसको। इस प्रकार के सवाल में आपको क्या नहीं पता, त्वरण नहीं पता है ना। त्वरण, सबसे पहले त्वरण ज्ञात करो।
तो सूत्र लगेगा v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, यहाँ से a का मान क्या आएगा, v² माइनस u² बाई 2s। ये आ गया a का मान। ठीक है, अब पहले सवाल की तरफ, जब x का मान s/2 है उस समय आपको क्या ज्ञात करना है, v कितना होगा ये ज्ञात करना है ना, vm हो जाएगा, ये ज्ञात करना है। तो आपको प्रारंभिक वेग पता है u, त्वरण पता है v² माइनस u² बाई 2s, और दूरी पता है, विस्थापन क्या होगा s/2, और आपको p' का मान ज्ञात करना है जो कि vm है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लगा दीजिए v² बराबर u² प्लस 2as, और s में क्या लिखेंगे, s/2। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिए, v मिड, यहाँ पे u² प्लस 2a का मान यहाँ से रखो, तो v² माइनस u² बाई 2s और s/2। तो s और s का मान यहाँ से निकाल दिया आपने, ये 2 से ये 2 काट, इसको यहाँ ले जाओ, तो 2u² प्लस v² माइनस u² बटे 2। ठीक है, अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो आंसर क्या आया, u²। तो v मिड क्या आया, v मिड बराबर v² प्लस u² बाई 2 का रूट। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है, ये सूत्र आपको बनाकर याद कर लेना है। कैसे याद करोगे, इसको इस तरह याद करोगे कि जब दूरी जो टोटल जर्नी हुआ है, वो टोटल जो जर्नी है, वो टोटल दूरी का जो अंतिम वेग है उसका स्क्वायर, और जो प्रारंभिक वेग है उसका स्क्वायर करना है, और उसको भाग कर देना है 2 से, फिर स्क्वायर रूट ले लेना है। तो वो कहाँ का वेग बताएगा, जब पूरे दूरी के आधे दूरी तय की गई होगी। ठीक है, अब समय आधी हो रही, तो नंबर 2 पे आता है, समय आधा हो रहा है, तो फिर से आपको क्या त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण कैसे लिखोगे, त्वरण लिखोगे v माइनस u बाई टी। ठीक है, अब सूत्र वही लगा दो, v u प्लस at, और t का मान क्या है, t यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल T, है ना, टोटल टाइम दिया हुआ है कैपिटल T, तो कैपिटल T लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ क्या लिखोगे, कैपिटल T बटा 2। क्या लिखोगे, कैपिटल T बटा 2। ठीक, तो v मिड बराबर u प्लस v माइनस u बाई 2 t इंटू टी। मैंने t बाई 2 को ऐसे लिख दिया है ना, तो t और t कैंसिल हो गए, एलसीएम ले लो, तो 2u प्लस v माइनस, क्या मान आ गया, u प्लस v बाई 2। इसका मतलब अब क्या होगा, वे अंतिम और प्रारंभिक का। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें, और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। औसत, ठीक है, तो u प्लस वी बाई 2 करना है कब, जब समय आधा हो। u² प्लस v² बाई 2 का रूट करना है कब, जब दूरी आधी हो। तो ये आपको याद करके रख लेना है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। देखो, अगर आपको वो सूत्र याद है तो कुछ इस प्रकार के सवाल को आप तुरंत कर सकते हैं। देखिए कैसा, एक ट्रेन है और ट्रेन का जो इंजन है वो इस प्रकार है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक लैंप पोस्ट है
और यहाँ पे वो u वेग से इंजन पास कर रही होती है। हाँ, इंजन जो है इसका पहला वाला कोच वो u वेग से पास कर रहा है। और जो अंतिम है पांचवा वाला जो है, ये पांचवा वाला जब यहाँ से निकलता है, ये 5 हो गया, ठीक है। ये जब निकलता है यहाँ से तब इसकी वेग क्या है, v है। क्या है, v, ठीक है ना। आप खुद में भी सोचे होंगे, कभी आप देखे होंगे कि ट्रेन जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और जब ट्रेन का पहला इंजन निकल रहा होता है उसमें वेग कुछ और होती है, और जब अंतिम वाला जब निकल के आपसे पास मतलब आपके सामने से निकल के वो जब चली जाती है उस समय वेग कुछ और हो गई होती है। तो मान लो उस समय का वेग है v और प्रारंभिक वेग है u। तो बताइए कि जब ये बीच वाला जब यहाँ से जा रहा होगा, तीसरा वाला बीच वाला यहाँ से जा रहा होगा, तीसरा वाला, उस समय इसकी वेग क्या होगी, क्या होगी बताओ। तो आप देखेंगे जब जो तीसरा वाला वो बिल्कुल बीच का है, ट्रेन की कोई लंबाई थी तो वो टोटल लंबाई का आधा दूरी तय करेगा तभी वो बीच वाला पास करेगा, है कि नहीं। ट्रेन की पूरी लंबाई l मान लो, तो बीच वाला जब निकल रहा होगा उस समय दूरी क्या हुई होगी, l/2, ठीक है ना। तो इसका मतलब दूरी के आधे दूरी पर आपको तय करना है। तो बस सिंपल लिख दो, इसका उत्तर क्या हो गया, जो प्रारंभिक वाला है, जो अंतिम वाला है उसको स्क्वायर करो और 2 से भाग कर दो, आ गया उत्तर। क्यों आया समझ, यही होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करना होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी एक इंट्रोडक्शन है, एक थ्योरी है जिसको आपको समझना है। देखिए क्या करना है इसमें, अगर ऐसे सवाल आए जो एक कार एक दूसरे कार को ओवरटेक कर रही है या एक कोई आदमी दूसरे को पकड़ना चाहता है ना, इस प्रकार के सवाल को कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो ओवरटेकिंग इसको मैं बोल देता हूँ, ओवरटेक करना है। तो ओवरटेकिंग या कैचिंग, कैच मतलब पकड़ना, कैचिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ओवरटेकिंग और कैचिंग प्रॉब्लम। तो इसको देखते हैं इस प्रकार के सवाल को कैसे डील करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ समझाने के लिए। मान लीजिए ऐसे 2 रोड है इस, और यहाँ पे एक ट्रैफिक लाइट है, ठीक है ना, ऐसे कार खड़ी है और ये कार के पीछे से बस आ रही होती है, हाँ। और जैसे बस यहाँ आती है ग्रीन हो जाता है तो फिर ये बस रुकती नहीं है और ये बस चलना शुरू कर देती है ऐसे, ठीक है। और ये बस का जो वेग है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड और ये है कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट वेग से चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कार देखती है कि बस निकल गई इसके पास से, तो इसका ईगो हर्ट हो जाता है, मेरे से तेज बस कैसे जा सकती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये जो बैठे हुए हैं ये त्वरित चाल चलते हैं, है ना, त्वरित गति होती है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन है 2 मीटर, इससे चलना शुरू करते हैं और रुके हुए थे तो u बराबर 0 था, ठीक है। इससे चलना शुरू करते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ से इस ट्रैफिक लाइट से कितने दूर में जाकर ये दोनों एक दूसरे को पकड़ पाए, ठीक है, कार बस, ठीक है। तो पहला सवाल, टाइम, कितना समय लगेगा। सबसे पहले बताना आपको टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो टाइम टू कैच, ठीक है ना, कितना समय लगेगा उसको पकड़ने में, ये है पहला सवाल। पकड़ने या मिलने का समय, मिलने का समय, कितना समय लगेगा उनको मिलने में।
दूसरा सवाल देखते हैं। इस ट्रैफिक लाइट से कितने दूर में जाके वो मिलेंगे, ठीक है ना, दूर, डिस्टेंस फ्रॉम ट्रैफिक लाइट, ठीक है ना, जहाँ वो मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे उसका डिस्टेंस बताना है। और तीसरा बताना है उस समय वेग क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है ना, जब मिलेंगे उस समय का वेग बताना है आपको, मिलने का वेग ज्ञात करें जब मिलेंगे। तो कैसे करें इसको? सबसे पहले ये समझना है कि जब भी कोई एक दूसरे को पकड़ रहा होता है, ओवरटेक कर रहा होता है, तो क्या सेम होता है? क्या वेग दोनों का समान होना चाहिए? दोनों का समान वेग हो पकड़ लेगा? नहीं, दूरी बराबर होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, विस्थापन नहीं बोलना चाहिए मुझे, उसकी स्थिति समान होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे अक्ष में जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो दोनों का अगर एक्स अक्ष का जो नंबर है, जो कोऑर्डिनेट, अगर वो समान होगा तो वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। तो अभी क्या है कि दोनों का शुरुआत एक ही जगह से हो रहा है, तो यस आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ के जो विस्थापन है वो दोनों का समान होना चाहिए। तो विस्थापन से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे विस्थापन किसके द्वारा, कार द्वारा, बराबर किसका होना चाहिए, विस्थापन बस द्वारा, ठीक है। लेकिन ये है त्वरित और ये है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि नियत वेग से चल रहा है ये, और ये त्वरित चल रहा है। तो त्वरित का समीकरण यहाँ लगाओगे, s बराबर ut प्लस हाफ, और इसमें क्या लगाओगे, बस ut, क्योंकि a 0 है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, u 0 है तो ये 0 हो गया, तो यहाँ क्या लिखोगे, हाफ a t स्क्वायर, और v क्या है, 10t, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल। अब इसको t से t मत काट देना, ये मैथमेटिकली गलत होता है, इसको इधर ले आओ, यहाँ से t को कॉमन ले लो, तो t के 2 रूट आ गए, t बराबर 0 और t बराबर 10 सेकेंड। तो इसका मतलब 0 जब होगा तब भी एक साथ होंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, और जब 10 सेकेंड होगा तब भी एक साथ होंगे। तो t बराबर 10 हो गया पहले सवाल का उत्तर। उस समय विस्थापन क्या है, तो किसी में भी t रख दो, आ जाएगा उत्तर। तो s बराबर मैं इसमें रख देता हूँ vt, क्योंकि दोनों तो समान ही विस्थापन यहाँ पर होगा दोनों का। तो 10 गुना 10 कितना आ गया, 100 मीटर, ठीक है। तीसरा सवाल वेग पर, वेलोसिटी ऑफ कार। तो वेलोसिटी ऑफ कार क्या लिखोगे, v बराबर u प्लस at, v कितना है 0, a कितना है, a है 2, और t कितना है, t है 10, ये कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अब मैं इसी प्रकार का दूसरा सवाल ले लेता हूँ, इसको पहले उतार लो फिर बताता हूँ। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि अब जो यहाँ बस थी ना, वो इससे कुछ दूर पहले ही, अब इस बार मैं 20 ले लेता हूँ, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से जो बस है, वो बस यहाँ से 96 मीटर दूर है, 96 मीटर दूर है, ठीक है, 96 मीटर दूर है। तो 96 मीटर की दूरी में जब बस थी, उसी समय ये शुरू हो गया, ठीक है। तब बताना है कि कहाँ पर वो जाके मिलेंगे, ये बताना है। सब कुछ वही सवाल है, समय बताइए कब मिलने वाला है, दूरी बताइए क्या मिलने वाला है। तो हर बार आपको क्या करना है, विस्थापन एक किसी पर्टिकुलर जगह से विस्थापन बराबर होगी, या फिर उसका कोऑर्डिनेट सेम होगा, ठीक है। कि मैंने शुरुआत में आपको क्या सिखाया था कि जो देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है, उसको कहाँ रखते हैं, और ओरिजिन पे रखते हैं,
फिर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम अक्ष बना देते हैं और अक्ष के कोऑर्डिनेट को सेम कर देते हैं। तो मैं अक्ष बना रहा हूँ तो ओरिजिन जो मेरा मूल बिंदु है वो मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये हो गया ओरिजिन, हो गया 0 0 हो गया, ठीक है। तो ये पहले ही आगे है तो इसकी x की वैल्यू क्या होगी, ये x की वैल्यू हो जाएगी 96 मीटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जब ये मिलेंगे तो दोनों का x सेम होगा, ठीक है, ये x सेम होगा। अब याद करो मैंने जब डेरिवेशन करवाया था, जब डिराइव करवाया था, वहाँ मैंने लिखा था s बराबर, ऐसे लिखा था s माइनस एस नॉट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद आ रहा है आपको। फिर मैंने क्या बताया था, कहाँ पर है उसकी स्थिति सदिश क्या है, यह स्थिति कहाँ है वो बताता है एस नॉट। तो अगर आप कार के लिए लिखेंगे तो t बराबर 0 पे वो 96 मीटर आगे है, तो यहाँ क्या लिखोगे 96, एस नॉट को उधर भेज दो तो s बराबर क्या हो गया, एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये होता है एक्चुअल फार्मूला। पर 90-95% क्वेश्चन पे एस नॉट की वैल्यू 0 मिलती है, क्योंकि जहाँ से शुरू कर रहे हो वही विस्थापन, वहीं पे स्थिति रहती है, वहीं वो वस्तु होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये इधर आ जाओ, तो कार के लिए क्या लिखोगे, एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये अभी भी नियत वेग से चल रहा है तो ये वी टी हो गया, सही है। तो ये 0 है क्योंकि u 0 है, तो एस नॉट की वैल्यू क्या बताओ, 96, तो ये हो गया 96 प्लस 0 प्लस ए का मान क्या है 2, और समय आपको निकालना है, और ये कितना है 20t, ठीक है। तो 2 से 2 इसको काट लो। अब इसको लिखो जरा बढ़िया से, क्या आएगा देखना। तो ये आएगा t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 बराबर 0, ठीक है। अब इसको आपको आता है सॉल्व करने, तो t इसको विभाजन ले लो, कर दो, तो इसकी विभक्तिकरण करोगे तो क्या आएगा, माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 बराबर 0। तो t को कॉमन ले लो। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो t माइनस 12 माइनस 8, तो t माइनस 12 बराबर 0, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या लिख दिया आपने, यहाँ से लिखेंगे t माइनस 8, यहाँ क्या लिखेंगे t माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो t का मान क्या आ गया, t का मान आ गया 8 और एक t का मान आ गया 12। अरे ये क्या आया सर, अब हम क्या करें, 12 सेकेंड और 8 सेकेंड तो दोनों ही सही है कि नहीं, ये दोनों ही रियल रूट्स हैं। तो अब क्या करें, कौन सा सही है, तो आंसर तो दोनों ही सही है, लेकिन कौन सा लेंगे अब वो सवाल पे निर्भर करेगा। पहले इसको समझाता हूँ कि दो अलग अलग समय क्या है। देखिए क्या है, पहले ही कार आगे बढ़ गई है लेकिन वो 0 से चलना शुरू की है, तो हर सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ेगा। तो पहले 0 था, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, लेकिन ये तो 20 से पीछे से आ रहा है दौड़ के। तो सबसे पहले बस कार को ओवरटेक कर जाएगी, तो पहले बस ओवरटेक करेगी, उस समय क्या हो रहा होगा 8 सेकंड,
लेकिन वेग हर सेकंड कार की बढ़ रही है, तो एक समय ऐसा आएगा कि कार फिर बस को ओवरटेक कर लेगी और उस समय कितना खर्च हो चुका होगा, टोटल समय 12, यानी कि यहाँ से 4 सेकंड और लगेगा। ठीक है, तो ये सब बात बहुत ज़रूरी है समझना। चलो, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैफिक अब आप सब निकाल लोगे, समय में मिल गया। तो समय ट्रैफिक से आपको बताना है, तो बस इसमें रखना है। अब S0 को 0 नहीं करोगे, S0 0 करोगे, अब सिर्फ हाफ AT स्क्वायर करोगे, है ना। तो दूसरा सवाल क्या होगा, अब इसमें ये लिखा रहेगा कि कब की बात हो रही है, ये भी बताना जरूरी है। जब पहली बार मिलेंगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम ट्रैफिक लाइट फॉर फर्स्ट टाइम, जब पहली बार मिले, तो पहली बार मिलने पर समय 8 सेकंड लगता है। तो दूरी क्या होगा, क्योंकि ट्रैफिक से पूछा गया है, तो सिर्फ हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ AT, T कितना हुआ 8 का स्क्वायर, तो 64 मीटर कहाँ से, ट्रैफिक लाइट से। ठीक है, उसके बाद वेग क्या होगा, तो वेग निकाल लीजिए। तो v बराबर u प्लस AT। ठीक है, u कितना है 0, a कितना है और t कितना है 8, तो 8 दूना 16 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो ये ओवरटेकिंग वाले सवाल हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आपके दिमाग में इम्पल्स आया, वो सोच रहा है, फिर वो सोचने के बाद आपके बॉडी को जब वो पहुंचाता है कि ये काम करना है, तो उसके बीच में समय का गैप लगता है, उसे कहते हैं रिएक्शन टाइम। जैसे मान लीजिए आप कोई कार चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और आप एक कांस्टेंट वेग से चले जा रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखते हो वहाँ पर गड्ढा है या स्पीड ब्रेकर है या पुलिस है या ट्रैफिक रेड हो गई है, तो आप देख रहे हैं। देखने के बाद आपके दिमाग में ये इम्पल्स आता है कि आपको ब्रेक लगाना होगा। तो देखना, सोचना, इम्पल्स पहुंचाना और उसके बाद फिर पैर से ब्रेक मारना या हाथ से ब्रेक मारना, इन सब के बीच में समय का अंतराल है। उसी को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया समय। तो प्रतिक्रिया होने में इस बीच में गाड़ी को थोड़ी पता चलेगा कि आप सोच रहे हो, तो उस बीच में कुछ दूरी वो तय कर चुका होगा। ठीक है, तो अगर कभी रुकने की बारी आए कि हाँ गाड़ी को रोकना है, और उसमें अगर प्रतिक्रिया समय दे दिया जाए, तब कैसे उस प्रकार के सवाल को करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर से वही करता हूँ मैं, कि एक कार है। ठीक है, एक कार है, और ये जो कार है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चला जा रहा है। ठीक है, अच्छा, जब ये ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने से जो मंदन आता है, वो मंदन है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन आता है। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ से रुकने का समय क्या होगा, जहाँ पर ये गाड़ी को रोक सके। ठीक है, इसको रोकना है, रुकना, इसको रोक देना, ये रुक जाए। गाड़ी को रुकने में दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लिखें कि कार को रुकने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा यदि प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया समय 0.5 सेकेंड है। ठीक है, 0.5 सेकेंड प्रतिक्रिया समय लगता है आपको सोचने समझने और करने के बीच में। आधा सेकेंड खर्च हो जाता है। तो बताइए कितने दूर में जाके गाड़ी रुकेगी। तो अगर ये प्रतिक्रिया समय नहीं होता तो आप इस प्रकार के सवाल को कैसे करते? अंतिम वेग को क्या लिखते हैं? अंतिम वेग हो गया 0, है ना। अंतिम वेग को यहां लिख दोगे 0। ठीक, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और यहाँ पे मंदन दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला लगा के एस निकाल लेते हैं। तो आप क्या करते हैं जरा देख लेते हैं। v बराबर 0, u बराबर कितना दिया हुआ है 72, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको इसकी SI इकाई में ले आइए। क्या करना है 5/18 से इसको गुणा कर देना है। तो 18 को 72 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद त्वरण क्या आया? त्वरण है मंदन। मंदन कितना है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। अब S का मान ज्ञात करना है। तो आप सोच रहे थे कि इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, v² बराबर u² प्लस 2as। v² का मान क्या है 0, 20, और a का मान क्या है 2as। तो यहाँ से s का मान क्या आ जाएगा बता दो। तो s बराबर 20/16। ठीक है, तो 4 से भाग दे दो, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 4 से भाग दे दो, 5 चौक 20, तो s बराबर 25 मीटर। तो 25 मीटर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 25 मीटर तो तब है जब ब्रेक आप लगाए थे, लेकिन ब्रेक लगाने और सोचने के बीच में आधा घंटा खर्च हो गया, तब तक गाड़ी आगे निकल गई होगी यहाँ तक। समझ में आया? तो ये भी आपको दूरी निकालना पड़ेगा। अब वो दूरी क्या होगा? ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये दूरी कैसे लिखोगे? तो ये दूरी होगा बस u इंटू टी। ठीक है ना, ये u का मान हो गया। सही है। तो रिएक्शन टाइम में रिएक्शन टाइम डिस्टेंस, रिएक्शन प्रतिक्रिया समय में तय की गई दूरी क्या होगा? वो बस u इंटू टी। ठीक है ना। तो इसको S1 लिख देते हैं। तो कितना है ये 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 10 मीटर। तो 10 मीटर तो वो सोचने में ही निकाल दिया, और 25 मीटर उसके बाद लगा, तो टोटल 35 मीटर लगेगा रुकने में। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या है? इस सवाल का उत्तर है 25 प्लस 10, कितना आ गया 35 मीटर। आगे बात समझ में? तो ये रिएक्शन टाइम पर सवाल। ठीक है, अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल मतलब जो क्षैतिज दिशा है उसमें पढ़ रहे थे। अब वर्टिकल डायरेक्शन में पढ़ेंगे। वर्टिकल यानी कि लंबवत। अब जब भी वर्टिकल मोशन होगा तो वो पृथ्वी में ही हो रहा होगा, तो फिर पृथ्वी की अपनी एक गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्व के अधीन अगर गति है, मोशन है, तो उसको कैसे स्टडी करेंगे? तो देखते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये पृथ्वी है, अर्थ लिखते हैं इसको, अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने ओर खींच रहा होता है, तो उस पर बल लग रहा होता है। तो इस बल के कारण एक त्वरण मिलेगा, और इस त्वरण को बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण है, इसको जी बोलेंगे। ठीक है ना। तो जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण। अब इसका एक मान है,
और ये मान आपको याद रख लेना है। तो इसका मान आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग 10 लेंगे, ठीक है ना। ये होता है। किसी किसी सवालों में आपको फीट में भी मिला होगा, तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। ये जी का मान होता है। ये क्या है? त्वरण है। किसके द्वारा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। तो किसी भी वस्तु को जो आप फेंक रहे हो तो गुरुत्वाकर्षण बल मिल रहा है जो उसको नीचे की ओर खींचता है, तो उस बल के कारण त्वरण आता है, और वो त्वरण क्या है? जी। जी का मान फिक्स है, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके कारण जो तो त्वरण मिलता है वो नीचे मिलता है। ये हमने समझ लिया यहाँ तक। अब जो समीकरण है, समीकरण उसको समझते हैं। समीकरण जो गति का आप लिखोगे उसमें अपवर्ड जर्नी के दौरान, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, अपवर्ड जर्नी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जो गति है, जो मोशन है, उसको स्टडी करेंगे। तो जब ऊपर की ओर आप किसी वस्तु को फेंकेंगे, ऊपर की ओर ऐसे फेंक रहे हैं ऐसे, तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये u वेग से जा रहा है ऊपर, तो ऊपर की ओर आप प्लस ले लेंगे। ऊपर की ओर क्या लेंगे? प्लस। तो ग्रेविटी किधर है? नीचे की ओर। ग्रेविटी नीचे की ओर है, तो आपके लिए यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा? -g। u हमेशा प्लस ही रहेगा, क्योंकि जिधर आप फेंकोगे उसी दिशा को प्लस मान लेंगे, ठीक है। ये अपवर्ड जर्नी हो गई। तो बताओ हमारे लिए जो समीकरण है वो क्या था? v = u at। a की जगह क्या लिखोगे? gt। s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है। ये हो गया। अब डाउनवर्ड जर्नी के दौरान देखते हैं। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। डाउनवर्ड जर्नी, जब आप ऊपर से किसी वस्तु को फेंकेंगे नीचे की ओर, तो u नीचे होगा, है ना। u नीचे होगा ऐसे। तो उस समय आप नीचे की ओर लेंगे प्लस। नीचे की ओर लेंगे प्लस, है ना। तो इस दिशा में g है, तो यहाँ पे g लिख दिया आपने। क्लियर? अब देखो g इस समय a हो जाएगा प्लस g, और u क्या होगा? वो तो प्लस ही रहता है, क्योंकि नीचे जिधर फेंकोगे उधर ही प्लस होगा। अब रहा बात विस्थापन का, तो विस्थापन कभी कभी प्लस भी हो सकता है, कभी कभी माइनस भी हो सकता है। t हमेशा प्लस ही होगा। s प्लस कब होगा? जब विस्थापन आपने ऊपर की ओर माना है और विस्थापन नीचे हुआ हो, तो आप नीचे लोगे तो माइनस होगा। तो पहले तो सूत्र लिख देता हूँ मैं। तो v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि कभी कभी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। ये सब पढ़ाऊँगा मैं आगे। मान लो इस प्रकार का कुछ है, ठीक है, ऐसा है कुछ। आपने यहाँ से गेंद को ऊपर फेंका, ऊपर, तो ये आपको क्या लगता है किस प्रकार से ये जाएगा? ये ऊपर जाएगा ऐसे, और फिर ऊपर जाके फिर ये नीचे आ जाएगा इस प्रकार। तो विस्थापन देखा जाए तो यही हुआ ना विस्थापन। और ये किस दिशा में विस्थापन हुआ है? तो नीचे की ओर हुआ है ना, नीचे की ओर। ये यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, तो आपको विस्थापन नीचे दिख रहा है, हालांकि आपने फेंका ऊपर था और ये अल्टीमेटली नीचे आ गया। तो इस समय आप लगाएंगे सूत्र ये वाला,
लेकिन s का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस h हो जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा, माइनस g, और u क्या होगा, वो प्लस होगा, प्लस। ठीक है, तो ये मैं कराऊंगा आगे सवाल। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये साइन कन्वेंशन, इसको याद रख लीजिए कि ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऊपर की ओर प्लस लेंगे तो g माइनस हो जाएगा, नीचे की ओर g प्लस होगा, और उसमें अगर किसी ऊपर से फेंक रहे हो और वो जहाँ से फेंके उसके नीचे चला गया तो विस्थापन माइनस हो जाता है। ठीक है, तो सवालों से समझते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूले बना लेंगे ताकि बार बार ये समीकरण लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ऊपर जाने का समय, तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो मैं बता रहा हूं आपको, टी अप। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, किसी वस्तु को आपने u वेग से फेंका और वो कब तक ऊपर जाएगा, जब तक यहाँ पे वेग 0 ना हो जाए टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, समय कितना लगेगा। तो आप कैसे करेंगे इसको, u बराबर प्लस u, लेकिन a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस g, और v बराबर 0, और आपको ज्ञात क्या करना है, समय। तो आप पहला सूत्र लगा दीजिए, v बराबर u माइनस जी टी, तो 0 बराबर 0 माइनस जी टी, टी अप कर देते हैं इसको। तो व्हाट इज टी अप, टी अप बराबर u बटा जी। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मतलब अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, एच मैक्स, अधिकतम ऊंचाई, ये ऊपर चढ़ने का समय। हाँ, अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या करोगे, यही काम करना है। तो u वही रहा, ये वही रहा, ये वही रहा। अब समय की जगह क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। तो ऊपर की ओर आपने प्लस माना है, तो ऊपर की ओर ही विस्थापन हो रहा है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, प्लस एच मैक्स। बाकी सारी बातें यही रहेंगी। तो सूत्र लगा दीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, तो ये 0 है, ये u स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। तो व्हाट इज एच मैक्स इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2g। ये सब आप याद कर लीजिए। ठीक है, किसी भी वस्तु को u वेग से फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई उसकी क्या होती है, u स्क्वायर बटा 2g। ठीक है, अच्छा नंबर 3, नंबर 3, ऊपर जाने का समय आपने निकाल लिया, अब नीचे आने का समय भी निकाल लेते हैं। ठीक है, नीचे आने का समय निकाल लेते हैं। तो टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट मतलब नीचे जाने का समय, टी डाउन। ठीक है, नीचे जाने का समय कितना लगेगा। ठीक है, हाँ, तो ऊपर जाने का समय हमने निकाल लिया, नीचे का समय निकालना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर वेग 0 था और अब उसको नीचे आना है ना, तो डाउनवर्ड जर्नी करना है। तो डाउनवर्ड जर्नी के लिए आपको समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए समय कैसे ज्ञात करें, u 0 है, u 0 है। ठीक है, अब a बराबर प्लस g, a बराबर प्लस g, क्योंकि नीचे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पहुँचने के बाद आपको दो में से एक बात पता होगी, या तो एच मैक्स पता होगा, या कितने वेग से नीचे पहुँचा ये पता होगा, या समय कितना लगा ये पता होगा। ठीक है, तो मैं एच मैक्स ही ले लेता हूँ क्योंकि ये एच मैक्स वही रहेगा। सही है, तो s बराबर क्या लोगे,
यू स्क्वायर बाई 2g, ये दूरी होगी इसकी, सही है। तो आपको समय निकालना है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s का मान यू स्क्वायर बाई 2g, है ना, यू स्क्वायर बाई 2g। यू स्क्वायर बाई 2g, और इसके लिए u जो है ना, ये वाला u और ये वाला u अलग अलग है, समझना। ये u है जितने से आपने फेंका था, और ये u क्या है, यहाँ वाला ये जो v है, तो इसको u डैश लिख लेते हैं, ठीक है। तो यू स्क्वायर बाई 2g, ये तो 0 है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसको इन दोनों को भेज दो इधर, तो 2 से 2 तो ये कैंसिल ही हो गया, g को नीचे ले आओ, तो यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। तो t का मान क्या हुआ, अरे ये क्या, ये भी u बाई जी आ रहा है, तो t डाउन, तो t डाउन बराबर t अप आ गया, और वो कितना है, u बटा जी। इसका मतलब ऊपर जाने का समय और नीचे उतरने का समय बराबर होगा। तो टोटल टाइम क्या होगा फिर, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, इसको बोलते हैं उड्डयन काल, उड्डयन काल, ठीक है। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, कितनी देर हवा में रहा हो। तो वो क्या आएगा, 2/2u बाई जी। एक तो ये रहा, कब, जब आपको वेग पता है, लेकिन अगर आपको हाइट पता है तो भी आप निकाल सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ इस बारे में, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये ऊपर और नीचे का समय बराबर तब होगा जब हवा द्वारा कोई बल आपने नहीं लिया, जबकि हवा से भी घर्षण मिलता है ना। तो अगर वो आप बिल्कुल भी नहीं लिए तब ये आएगा, ठीक है। तो ये कब लोग लेते हैं, जब नो एयर रेजिस्टेंस, मतलब हवा के द्वारा कोई घर्षण नहीं लग रहा है ना, नो एयर रेजिस्टेंस तब। लेकिन जब हवा वाला भी घर्षण ले लोगे तब कैसे होगा, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले और इसको देख लेते हैं। हाँ, अब इसमें एक और बात समझ लो कि आपने u से फेंका तो वो कितने वेलोसिटी से वापस आएगा। तो ये हो गया चौथा नंबर, ठीक है। तो वेलोसिटी टू हिट ग्राउंड, मतलब उस ग्राउंड को कितने वेलोसिटी से हिट करेगा, या वेलोसिटी ऑफ रिटर्न, वेलोसिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न वेग क्या हो, ठीक है, ये पता करना है। तो कैसे करें, देखिए आपको पता है नीचे उतरने का समय क्या है, नीचे उतरने का समय u बटा जी है। तो अब आपको क्या तय करना है, यहाँ पे u 0 है ना, और यहाँ आ गया, तो यहाँ का आपको v तय करना है, v क्या होगा, है ना। इसके लिए टाइम कितना है, u बाई जी, तो v क्या होगा ये बताना आपको। तो वो कैसे लिखेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u 0 है, a क्या लोगे, g होगा, और t क्या लोगे, चलो इसको gt लिखो, t क्या लोगे, u बटा जी, तो ये जी कैंसिल, तो v बराबर u। मतलब क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, समझ में ये आ रहा है कि जितने से आप फेंकोगे लौट के जब वो आएगा, जब वो लौट कर आएगा तो वो उतने ही वेग से आएगा नीचे की ओर, क्योंकि आपने नीचे की ओर ही माना था, नीचे की ओर प्लस होके आ गए। जितने टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा, जितने से फेंकोगे उतना ही वापस उसी वेग से आएगा। ये सारी बातें तभी सत्य है जब नो एयर रेजिस्टेंस, हवा द्वारा कोई घर्षण बल नहीं है, ठीक है। तो नो एयर रेजिस्टेंस, तभी ये बात सत्य है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जब एयर का फ्रिक्शन आएगा तब कैसे करेंगे इसको, और अगर आपको हाइट पता है तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे। यहाँ से उल्टा भी काम कर सकते हो, क्योंकि लौटने का वेलोसिटी वही है जो जाने का है। तो अगर आपको हाइट पता है कि कितने हाइट से इसको छोड़े हैं, तो नीचे आते समय उसका वेग क्या होगा वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अगर h पता है तो u क्या होगा, √2gh h max। जहाँ से आपने छोड़ा है उसकी ऊंचाई अगर पता है आपको, h पता है, तो नीचे आते आते इसकी वेग मान लो v होगी, तो इसको v को क्या लिखोगे, √2gh। कब, जब आप इसको 0 से छोड़ते हैं, 0 से छोड़ रहे हो, फ्री फॉल बोलते हैं इसको, अपने में गिर रहा है। तो फ्री फॉल करने का मतलब है आपने कोई वेग नहीं दिया, छोड़ दिया बस। तो अगर वो h ऊंचाई नीचे जाता है तो उसकी वेग क्या हो जाएगी, √2gh। ठीक है, चलो। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।